Hello and very good evening everyone. Myself Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar in the Chemical Engineering Department. तो चलिए बेटा आज जो हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेक्टर्स में ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में हम कैसे एंगल निकालते हैं और कौन सा जो है एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, साथ साथ में आपको यहां पर जो है जो मैं ये चीजें यहां पे लिखवाऊंगा वो चीजें जो है यहां पर आपको डिस्प्ले होती हुई दिखेगी, सो दैट जो है आप अच्छे से जो नोट बना पाए। ठीक है, तो चलिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होते हैं। शाबाश, आप लिखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, शाबाश, द एंगल बिटवीन two vectors is the angle, shabash, is the angle between, is the angle between their, shabash, is the angle between their heads, यानी कि जो एंगल क्या होगा उनके हेड्स के दरमियान होगा, और द एंगल between, the angle between their tails, ठीक है, जो उनके टेल के दरमियान जो एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमारे पास क्या होता है, ये जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, ये 180 या 180 से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा। दैट मींस ये 0 और 180 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 0 और 180 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और द एंगल बिटवीन देयर टेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक वेक्टर बना दूं और यहां पर क्या है, दूसरा वेक्टर बनाता हूं मैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। चलिए हम इसको ए वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए वेक्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलते हैं। और ये एंगल जो है 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो आपको पता होगा अगर ये एंगल 120 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। दैट मींस बाहर वाला एंगल क्या होगा सर, वो होगा 240 डिग्री, क्योंकि 120 360 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एंगल जो है 240 डिग्री आएगा। अब आपसे सवाल है, देखो ये क्या है, ये इसका टेल है और बी वेक्टर का टेल ये है, दैट मींस यही एंगल होगा। अब क्या ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, क्योंकि ये तो है एंगल बिटवीन देयर टेल्स, यानी कि दो जो है दोनों की पूंछें मिली हुई है, और यहां पर एंगल 120 डिग्री भी है, 240 भी है। अब ये वाला एंगल इनके बीच का एंगल है या ये वाला एंगल है, याद रखिएगा हम हमेशा छोटा वाला एंगल चूज करते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमेशा छोटा वाला एंगल हम चूज करते हैं। दैट मींस इसमें से 120 को हम चूज करेंगे। समझ आ गया, इसीलिए हमने बोला जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है वो 180 और 0 डिग्री के दरमियान होता है। दैट मींस आपको ये टिक करना है, 240 इनके बीच में एंगल नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको जो है टिक करना है। एक सेकेंड, इसको आपको टिक करना है। फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द एंगल बिटवीन, शाबाश, द एंगल बिटवीन देयर, द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, और द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री, नॉट 240 डिग्री, नॉट 240 डिग्री। ठीक है, पहले आप जो है इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो आई होप जो है इतना आपको समझ आ गया होगा। तो और एक एग्जांपल मैं अब लेना चाहता हूं। आप ऐसे समझिए, यहां पर जो है मेरे पास ये एक वेक्टर है ए और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए वेक्टर है,
और ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं इनके बीच में एंगल कितना है। हाँ, आप बोलोगे सर अभी आपने समझाया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है उन दो वेक्टर के टेल के दरमियान या उन दो वेक्टर के हेड के दरमियान कितना एंगल है। तो सर ये तो टेल से टेल जुड़ा हुआ है, दैट मींस इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री एंगल है। तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर इनके बीच में जो एंगल है सर वो 60 डिग्री एंगल है। अब अगर हम क्या देखेंगे इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अब आप क्या आंसर होगा आपका। तो आप बोलोगे सर ये देखिए ये दोनों के हेड जुड़े हुए, इसमें से जो छोटा एंगल है वो सर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। क्या इतना आपको क्लियरली समझ आ रहा है। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, ये हमारे पास जो है एक वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है इधर से दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल आपको मैंने कितना दिया है 120 डिग्री। तो आप मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो बहुत सारे बच्चों ने एंगल दिया होगा 120 डिग्री और उनका आंसर गलत है। उनका आंसर क्या है, गलत है। आंसर ये देखो, ये एक का हेड है दूसरे का टेल है। हमने क्या कहा, एंगल तब हम बताएंगे जब दोनों के हेड मिले हो या दोनों के टेल मिले हो। तो सर यहां तो एक का हेड दूसरे का टेल, तो सर क्या करेंगे, या तो आप इस वेक्टर को क्या करिए, इस वेक्टर को पैरेलली आगे क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। इस वेक्टर को ऐसे आप आगे कर दीजिए, ऐसे आप आगे कर दीजिए। तो अगर ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। दैट मींस ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो अब इन दोनों के टेल मिले हुए, दैट मींस इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 60 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं इस वेक्टर को आगे नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले वेक्टर को ही ऐसे जो है पीछे शिफ्ट करूंगा, मैं दोनों के क्या करूंगा हेड मिलाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को पीछे खींचा और दोनों वेक्टर के क्या मिलाए, हेड मिलाए। क्या आपको दिख रहा है ये लाइन स्ट्रेट है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है दैट मींस ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। यहां से यहां तक कितना एंगल है, ऑलरेडी 120 है, दैट मींस ये बची हुई पार्ट क्या होगा सर ये 60 डिग्री होगा। दैट मींस ऐसे भी मेरा आंसर 60 डिग्री आ रहा है और इस तरीके से भी मेरा आंसर जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। क्या इतना क्लियर हो गया। आई होप जो है इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो पहले आप इतना जो है नोट कर लीजिए, फिर जो हम आगे वाले जो है सेक्शन पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, तो चलिए अब हम जो है इन दो क्वेश्चंस को पहले जो है अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है और ये एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बोलना है ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा। आप बोलोगे सर देखिए ये वेक्टर जो है सर इसका हेड है और यहाँ पे इसका टेल है। सर अभी हम एंगल नहीं बता सकते। सर एंगल बताने के लिए या तो दोनों के हेड मिलाने पड़ेंगे या दोनों के टेल मिलाने पड़ेंगे। तो सर मैं क्या करता हूं, पहले इसको पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। दैट मींस मैं इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा। अब इन दोनों वेक्टर्स के क्या मिल गए, टेल मिल गए। अब इनके बीच में एंगल क्या है 60, वहीं से 30 डिग्री वहीं से दिया। दैट मींस इनके बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री जो है मेरा आंसर हो जाएगा। क्या इतना पार्ट आपको क्लियरली समझ आ गया। हाँ सर ठीक है। तो आप जो है सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, उतना जो है आपको क्लियर होगा। फिर भी मैं बताता हूं, कोई बच्चा होगा बोलेगा मैं इस वेक्टर को जो है पैरेलली नीचे लेकर आता हूं। ठीक है, आप इसको नीचे लेकर आइए। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको ऐसे नीचे लेकर आ गए। ठीक है, तो देखिए जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल ये भी होगा। तो इसका आंसर फिर से हमारे पास क्या होगा सर 30 डिग्री जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या इतना आपको क्लियरली समझ आ रहा है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ये एंगल कितना है 30, ये पूरा लाइन कितना होता सर 180। अगर ये 30 है तो सर बचा हुआ कितना होगा 150 डिग्री। तो फिर से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर यहां तक 150 है दैट मींस बचा हुआ पार्ट कितना होगा 30 डिग्री होगा। आई होप जो है अब आपको ये क्लियरली जो है समझ आ गया होगा और आपने ये नोट भी कर लिया होगा। तो फिलहाल जो है हम इसको जो है रब करते हैं। फिलहाल अब जो हम इस वाले सवाल को देखते हैं, इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखो, एक का हेड है दूसरे का टेल है, दैट मींस ये एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो सर क्या करेंगे, सर आप क्या करिए इस वेक्टर को जो है आप जो है आगे शिफ्ट करके ले जाइए इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट किया, इसलिए मैंने बोला था पैरेलल शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सर ये पूरी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही, सर यहां तक अगर ये 60 है तो सर ये रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री होगा। सर इसका भी टेल है और इसका भी टेल है, सर ये बी का भी टेल, ए का भी टेल, इनके बीच में एंगल आ गया 120 डिग्री और ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। पहले आप इतना जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ और सवाल लेकर आऊंगा जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब जो हम कुछ और सवाल को डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप बोलोगे देखिए सर ये ए वेक्टर की टेल है, ये बी वेक्टर की टेल है, सर इनके बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, तो सर हमारा आंसर जो है सर वो 90 डिग्री जो है हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियरली समझ आ रहा है? इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा सर वो कितना होगा, सर वो 90 डिग्री जो है हो जाएगा। क्या क्लियरली समझ आ गया? ये वाला पार्ट समझ आ गया? ठीक है सर, तो फिर हम इस पार्ट को मिटाते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या दिख रहा है, ए वेक्टर भी उसी तरफ है, बी वेक्टर भी उसी तरफ है, दैट मींस इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मैं ए वेक्टर को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, और जब डायरेक्शन सेम होती है दैट मींस एंगल इनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री एंगल। अब देखिए एक वेक्टर आगे है और दूसरा वेक्टर जो है पीछे है, तो अगर मैं इसको मिटा के ऐसे बनाऊं तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं। ये मेरे पास बी वेक्टर है, ए वेक्टर आगे बी वेक्टर पीछे, दैट मींस इनके बीच में कितना एंगल है सर, 180 डिग्री एंगल है, क्योंकि तभी जो है ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, 180 डिग्री ये घूम गए हैं, दैट मींस सर इनके बीच में जो एंगल होगा सर वो 180 डिग्री होगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? ये भी हो गया, तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है रब कर देते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिस्कस करते हैं। आप देखोगे सीधे दोनों के हेड मिले हुए, दैट मींस जो एंगल है वही हमारे पास आंसर होगा, एंगल होगा सर 60 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है अब हम रब करते हैं। तो अब जो हम एक और सवाल लेकर आते हैं, तब तक जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल से जो है आपको काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, सॉरी ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर ए वेक्टर किधर है, यहाँ पे, सर बी वेक्टर किधर है, यहाँ पे, सर क्या ये एंगल इनके दो हेड्स के बीच में, हाँ दोनों के हेड मिले हुए हैं और यहाँ पर जो एंगल है 80 डिग्री है, तो सर सीधे डायरेक्टली लिख लीजिए, आंसर होगा सर 80 डिग्री। ठीक है सर, इसके बाद क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर यहां पर है, सी वेक्टर यहां पर है। सर देखिए बी वेक्टर की टेल और सी वेक्टर का हेड मिला हुआ है, दैट मींस सर ये जो इनके बीच में एंगल नहीं होगा, तो सर क्या करेंगे, तो इसको जो हम आगे शिफ्ट करेंगे, सी वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे। तो सर अगर ये 40 है दैट मींस रिमेनिंग एंगल कितना होगा सर, 140 डिग्री होगा। दैट मींस अब क्या हो गया, सी वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल मिल गई, इनके बीच में एंगल है 140 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? अब देखते हैं हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, डायरेक्टली इन दोनों के टेल मिले हुए, दैट मींस जो एंगल है वही आंसर आएगा, एंगल आ जाएगा डायरेक्टली 60 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो रहा है आपको? तो पहले आप जो है इतना नोट करिए, फिर जो है आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जो है यूज आप देखोगे हर एक जगह होता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है अगर आपको अच्छे से समझ आ गया दैट मींस आपकी जो है वेक्टर के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास, आप समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। ठीक है, तो फिर इसके जो पहला वेक्टर है उसके हेड के ऊपर मैं दूसरे वेक्टर की अगर टेल रखता हूं, दूसरे वेक्टर की टेल रखता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर, तो अब जो है इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलता है, अगर मैं पहले वेक्टर की पूंछ और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करूं, पहले वेक्टर की पूंछ और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करूं, लेकिन ऐसे जो
पूंछ है वो पहले वेक्टर की पूंछ के ऊपर होना चाहिए और जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है हमारे पास सी वेक्टर है, ये इन दो वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर जो सीरीज में होंगे, शॉर्ट में क्या देखोगे, सीरीज में देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके हेड के ऊपर इसकी टेल, फिर इसके हेड के ऊपर इसका हेड मिल गया, दैट मींस अब ये उल्टा हो गया, दैट मींस ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। शॉर्ट में देखते हैं पहला वेक्टर, ठीक है, फिर इसके हेड के ऊपर दूसरे की टेल, उसको भी ऐड कर दो, इक्वल टू, और जो उल्टा वेक्टर है, जो उल्टा वेक्टर देखो या तो ये ऐसे होने चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, नहीं ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये वेक्टर जो है उल्टा है, दैट मींस ये जो है इस तरीके से नहीं है, ये ऐसे, तो ये बराबर हो जाएगा इनके रिजल्टेंट के बराबर। तो शॉर्ट में क्या रखना है याद, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, शॉर्ट में याद क्या रखोगे, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की पूंछ को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेगा, पहले वेक्टर की पूंछ को दूसरे वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन करेगा। इस तरीके से जो पूंछ है रिजल्टेंट की वो पहले वेक्टर की पूंछ के ऊपर होना चाहिए और रिजल्टेंट का जो हेड होना चाहिए वो दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर होना चाहिए। क्या आपको जो है इतना समझ आ गया है पहले? और शॉर्ट में अगर कभी भी आपको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे आपको डायग्राम दी हुई होगी तो और आपसे पूछा जाएगा आप इसमें जो है ट्रायंगल लॉ लिखकर दिखाइए, शॉर्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो जहां पे दो वेक्टर्स की पूंछें मिलती हो, वहां से स्टार्ट करो जहां से दो वेक्टर्स की पूंछें मिलती हो। उसके बाद जहां से सीरीज चल रही हो, यानी कि एक वेक्टर बी, दो वेक्टर, जहां से ज्यादा वेक्टर्स होंगे वहां से चले जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कर दो सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये और ये मिलके इक्वल टू कर दो सी वेक्टर। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, जहां पे पूंछें मिलती हो, जहां पे दो वेक्टर्स के टेल मिलते हो। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्या मैंने आपको बोला, नोट करके आप लिखिए, ठीक है। स्टार्ट हम वहां से करेंगे जहां पर दो वेक्टर्स की पूंछ यानी कि टेल मिल रही हो। तो ये पॉइंट जो है आपकी बहुत ज्यादा जो है मदद करेगा। क्या इतना क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोल दूं ये है मेरे पास वेक्टर P, सर ये है मेरे पास वेक्टर R, ठीक है सर, और इधर से मैंने एक वेक्टर बनाया है सर, इसका नाम है Q। तो आप ट्रायंगल इसमें लिख सकते हो, आप बोलोगे सिंपल है, देखिए यहां पर जो है दोनों की टेल मिल रही है, तो यहां से स्टार्ट करना है और उधर से जाना है जिधर से सीरीज चल रही हो, P वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो सर मैं लिख सकता हूं P वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर जो है मैं इसको लिख सकता हूं। क्या क्लियरली समझ आ गया? पहले जो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग पे बना रहे हैं, फिर इसका जो है डेरिवेशन पे हम चले जाएंगे, ठीक है। पहले आप जो है इतना नोट कर लीजिए और वहां से जो है डिस्प्ले भी हो रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हो। हाँ, तो चलिए बच्चे अब जो हम करते हैं इन सारे सवालों को जो है डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जनरली जो है टीचर्स क्या करते हैं, वो वेक्टर लॉ बताते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसका थ्योरी बताएंगे, देन डेरिवेशन। तो फिर जब बारी आती है कि वेक्टर लॉ को अप्लाई कैसे करना है, वो उनको जो है फिर स्किप हो जाता है। उस वजह से जो ये पार्ट जो है वीक रहता है। जब वेक्टर लॉ आपका वीक रहेगा तो ओवरऑल वेक्टर जो है वो आपका वीक रह जाएगा। तो इसीलिए जो है मैंने पहले जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको पहले लिया, जो इसका डेरिवेशन पार्ट है वो हम बाद में लेंगे, सो दैट जो है आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। जब आप पहले समझ आएगा वेक्टर लॉ है क्या, इसका काम क्या है, वो तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। ये दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने के लिए होता है, ये सिर्फ दो ही वेक्टर्स के लिए, इसको हम ज्यादा वेक्टर्स के लिए अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा अगर ज्यादा भी होंगे तो जो पॉलीगॉन लॉ होता है, फिर ज्यादा जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्ट निकालना होता है तो फिर उसमें पॉलीगॉन लॉ आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉलीगॉन लॉ भी, इसी से हम जो है इस बिना पॉलीगॉन लॉ के भी वेक्टर लॉ का ही यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। जब आपको ये चीज आएगी तभी आपको पॉलीगॉन लॉ भी आएगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? ठीक है सर, तो आई होप जो है ये चीजें आपको समझ आ रही है। तो चलिए सवाल नंबर 1 से जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो
मैंने क्या कहा, जब भी आपको वेक्टर लॉ लिखना होगा तो या आपको वहां पर हिट करना है, आपको क्या है वहां पे अपना तीर मारना है जहां पर जो है दोनों वेक्टर्स की टेल मिलती होगी। क्या यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल मिल रही है? हाँ, तो इस वाले रास्ते से आप जाना है, क्योंकि ये रास्ता एक ही है, तो वो वाले रास्ते से जाना है जहां से दो वेक्टर मिल रहे होंगे। तो दैट मीन सर ये वेक्टर देखिए, इस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल है, दैट मीन हम सही रास्ते से जा रहे हैं। तो सर मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, पी वेक्टर प्लस सर क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट बराबर होगा आर वेक्टर, और ये जो है आंसर हो जाएगा मेरे पहले सवाल का। क्लियरली समझ आ गया? ठीक है सर, कैसे करेंगे? देखिए सर, अभी आपने समझाया सर, जहां पे दोनों वेक्टर्स की क्या मिल रही होगी, टेल मिल रही होगी। सर यहाँ पे दो वेक्टर्स की टेल मिल रही है और ये रास्ते से हम जाएंगे। ठीक है सर, तो क्या लिखेंगे? सिंपली सर हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर सर ये जो है बड़ा वाला वेक्टर, इनका रिजल्टेंट होगा और इसका नाम हम देंगे बी वेक्टर। और सर ये जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर, तो चलते हैं तीसरे सवाल पे। सर ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों वेक्टर्स की क्या मिल रही है, टेल मिल रही है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इस रास्ते से चले जाएंगे। तो सर पहला क्या है सर, बी वेक्टर प्लस फिर उसके बाद क्या है सर, सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा सर, जो उल्टा वेक्टर है सर, उल्टा वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, तो वो बराबर आ जाएगा ए वेक्टर के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इस वाले सवाल को करते हैं। देखिए सर, यहां पर दोनों की टेल मिल रही है, और सर देखिए अगर मैं इधर से जाऊंगा, नहीं यहाँ हेड मिल रहा है, यहां से मुझे जाना है। कहां से जाना है? जहां से एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा हो, दैट मीन मुझे इधर से जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा ए वेक्टर, क्या लिखूंगा ए वेक्टर, फिर उसके बाद लिखूंगा सर प्लस बी वेक्टर, प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सर जो इकलौता वेक्टर है सर वो है, ये क्या है, चलो इसको बी कर दो फिर इसको सी कर दो, ठीक है, इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है? आई होप ये भी आपको सवाल जो है समझ आ गया होगा। तो चलिए पांचवें सवाल पे आते हैं। यहां पे देखिए, क्या यहां पर जो है आपको दिख रही है इन दो वेक्टर्स की टेल मिल रही है। तो मुझे अगर यहां से भी जाऊंगा सर, यहाँ पे एक का हेड दूसरे का टेल, और अगर मैं सर यहां से जाऊंगा दोनों के हेड मिल रहे हैं, दैट मीन ये रास्ता सही नहीं है, मुझे इस रास्ते से जाना है जहां हेड और टेल मिलेंगे। दैट मीन सर मैं लिखूंगा पी वेक्टर, क्या लिखूंगा सर, पी वेक्टर प्लस लिखूंगा सर क्यू वेक्टर, प्लस लिखूंगा क्यू वेक्टर, सर वो बराबर होगा आर वेक्टर के, वो बराबर होगा आर वेक्टर के। क्या क्लियरली ये समझ आ रहा है? क्या मजा आ रहा है ट्रायंगल लाल लिखने में? ठीक है, तो सवाल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे दोनों वेक्टर्स की क्या हो रही है, टेल जो है वो मिल रही है। दैट मीन सर अगर मैं इधर से जाऊंगा, दैट मीन दोनों के हेड मिल रही है, दैट मीन इधर से नहीं जाना है, दूसरा रास्ता आपको चूज करना है। दैट मीन सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सर मुझे क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सर जो उल्टा वेक्टर है उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा दोनों के क्या मिल रहे हैं सर, टेल मिल रहे हैं। सर अगर मैं इधर से जाऊंगा दोनों के हेड मिल रहे हैं, ये गलत रास्ता है, उधर से नहीं जाना है सर, मुझे इस रास्ते से दैट मीन जाना है। तो सर यहां पे क्या है सर, ए वेक्टर है, ठीक है, प्लस उसके बाद सी वेक्टर है, ठीक है सर, इक्वल टू सर जो उल्टा वेक्टर है बी वेक्टर जो है उसके बराबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले जो है मैं इनमें से कुछ सवाल जो है रब कर रहा हूं, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। आई होप जो है ये आपने जो है अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आराम से, यहां पर जो है ये सवाल हम ऐसे ले रहे हैं, यहां पर ए वेक्टर है, फिर इधर से आप देखोगे तो यहां पर जो है बी वेक्टर है, और इधर से जो है हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है। अब यहां पे आप परेशान हुए होंगे, आप ढूंढ रहे होंगे दो टेल, नहीं सर यहाँ हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, दैट मींस यहाँ पे दो टेल आपको नहीं मिल रही, दैट मींस इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा, दैट मींस एक गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, दैट मींस घंटी बजनी स्टार्ट होनी चाहिए। तो सर कैसे करेंगे, देख लीजिए सर, अगर मैं लिखूंगा ए वेक्टर, देखिए पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल, तो ठीक है सर मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस सर इसके ऊपर जो इसका हेड उसके ऊपर इसकी टेल, तो सर फिर मैं ऐड कर सकता हूं बी वेक्टर, ठीक है सर, प्लस
सर ये देखिए बी वेक्टर के हेड के ऊपर सी वेक्टर की टेल है, दैट मीन सर मैं इसको भी ऐड कर सकता हूं। इक्वल टू सर मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वापस वहीं पे पहुंच गया, दैट मीन इक्वल टू 0। दैट मीन जब भी आपको ऐसे साइक्लिक फॉर्म में वेक्टर दिए होंगे उनका रिजल्टेंट 0 होता है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। आपको ये चीजें आई होप जो है क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन से। ये बहुत अच्छा जो है सवाल है, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि जो हम फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं, अभी तक हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ को लिखते हैं कैसे है, लेकिन अब रिजल्टेंट जो है हमें समझ आ गया रिजल्टेंट कौन होता है दो वेक्टर्स के बीच का, लेकिन उस रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना एंगल बनाएगा, उसका डेरिवेशन जो है अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपसे जो है देखो कैसे इसको डिराइव करना होता है। सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर जो है थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, आप भी ऐसे करिए, ये हमारे पास ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर के साथ थोड़ा इधर जो है मैं इधर लिखूंगा, ये मेरा हो गया बी वेक्टर, ये मेरा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो अभी मैंने कहा पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है, वही हमारा जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है सर। दैट मींस टेल पहले वेक्टर की टेल के ऊपर, हेड दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर, तो सर वही जो है हमारा जो है रिजल्टेंट जो है, ये जो है हमारा रिजल्टेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो रिजल्टेंट जो हम आर वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है सर। आई होप यहां तक जो है आपको समझ आ रहा है। मैं इस ट्रायंगल को जो है पहले पूरा करता हूं, और ये एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्या इतना आप लोगों को समझ आ रहा है? तो पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो है लिखूंगा, ठीक है। तो डेरिवेशन करने से पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मान के चलूंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, वो मैं ए के बराबर मान रहा हूं, ठीक है। और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मैं बी के बराबर रखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू द, सीधे में सिर्फ बी लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो चलिए अभी हम इसको जो है आर को भी हम सी मानते हैं, क्योंकि ठीक है सी मान के जो है डिराइव करते हैं। जल्दी फिर हम इसको आर लिखते, जब हम मान रहे हैं सी ही इसको नाम देंगे, क्योंकि अभी तक हमने सी के टर्म्स में ज्यादा सीखा है, तो आपके लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सी क्या है मेरा, सर ये रिजल्टेंट है, तो क्या मैं लिखूंगा, सर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर को मैं सी से लिखूंगा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अब आप डायरेक्टली बोलोगे, क्योंकि सर आप इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ए और बी की टेल मिलेगी और एंगल हो जाएगा थीटा। दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन, शाबाश, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। कितना है, थीटा है। और ये एंगल क्या है, अल्फा। ये एंगल क्या है, अल्फा। ये किसने एंगल बनाया, रिजल्टेंट ने। किसके साथ, ए के साथ। ये एंगल अल्फा रिजल्टेंट ने ए के साथ बनाया है। आई होप जो है अभी तक जो है आपको चीजें समझ आ गई होगी, अभी तक चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसका थोड़ा सा नामकरण करता हूं, इसको थोड़ा सा नाम रखेंगे तो फिर जो है आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। मैं तो आपको डायरेक्टली भी समझा सकता हूं, लेकिन अगर किसी जो है कुछ बच्चों के बोर्ड में आ सकता है तो फिर वहां पे आपको डिराइव करना पड़ेगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। अदरवाइज जो है हम डायरेक्टली भी इसमें चल सकते हैं। तो चलिए इसका नाम अगर मैं रखूंगा O, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा P, इस पॉइंट का नाम रखूंगा Q, इस पॉइंट का नाम रखूंगा R। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? हाँ सर, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल को लूं PQR, मैं ट्राइंगल PQR को अगर लूं, ठीक है सर, तो क्या मैं इधर से लिख सकता हूं cos थीटा। क्या मैं इधर से क्या लिख सकता हूं, मैं इन पॉइंट्स को पहले इधर लिखूंगा क्योंकि हमें बहुत जो है जगह इसमें जरूरत होगी। cos थीटा। तो सर cos थीटा क्या होता है, सर जहां पे एंगल होता है उसके जो एडजेसेंट ये वाला साइड होता है, सर ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। दैट मींस, तो मैं आपके लिए लिखूंगा ये हमारे पास बेस है और
ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, इससे बेसिक में नहीं जा सकता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है सर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से आपको बेस क्या दिख रही सर, बेस दिख रहा है पी क्यू, पी क्यू सर बेस है हमारे पास पी क्यू डिवाइड बाई सर हाइपोटेन्यूज क्या है, सर हाइपोटेन्यूज है पी आर, पी आर तो हाइपोटेन्यूज के बदले में लिखूंगा पी आर। क्लियर है इतना। मुझे जो है ये डिस्टेंस देखनी है कितनी है, क्योंकि ये क्या है सर, ये ए वेक्टर है तो सर इसकी लेंथ कितनी होगी सर, जितना ए का मैग्नीट्यूड होगा सर वो मैं ए मान चुका हूं, दैट मींस यहां से यहां तक जो लेंथ है वो ए होगा। लेकिन अब इतनी लेंथ अगर मुझे पता चल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा, दैट मींस मुझे पी क्यू निकालना है। तो सर मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर कॉस थीटा सर इंटू में पी आर। तो cos थीटा कितना होता है सर, अगर आप ध्यान से देखोगे सर ये पी आर कितना होगा, सर ये पी आर तो बी वेक्टर के बराबर है, दैट मींस ये क्या होगा मॉड ऑफ, यानी कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट मींस पी आर के बदले में क्या लिख सकता हूं सर, पी मैं बी लिख सकता हूं, दैट मींस सर पी क्यू जो हो जाएगा पी आर के बदले में लिखूंगा बी इंटू में cos थीटा। तो जो आप लिखते हो ना जिसके साथ एंगल थीटा है उसकी तरफ कंपोनेंट आता है cos थीटा, वो असल में इसकी वजह से आता है। इसीलिए मैंने ये चीज बताई क्योंकि काफी सारा बच्चों को जो है पता नहीं होता, बस उन्हें रट रखा होता है जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, वो असल में यहां से आता है। ठीक है, दैट मीन जो पी क्यू आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, बी cos थीटा के बराबर आ गया। दैट मीन ये जो लेंथ है ये मेरे पास है बी cos थीटा। कितना है बेटा, बी cos थीटा। इतना क्लियर है, हाँ सर ठीक है। अब एक बार हम साइन थीटा लिखते हैं, एक बार क्या करेंगे, अब एक बार हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर यहां से परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है सर, क्यू आर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है। ठीक है सर, हाइपोटेन्यूज क्या है सर, हाइपोटेन्यूज तो यही है पी आर, सर उसके बदले क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली बी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं हम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आर इक्वल टू ये बी इस तरफ हो जाएगा इंटू, तो सर ये हो जाएगा बी साइन थीटा। दैट मींस क्यू आर की वैल्यू भी मुझे मिल गई कितनी, बी साइन थीटा। इसीलिए हम बोलते हैं जो जिस भी चीज का कंपोनेंट निकालना है जिसके साथ थीटा उसकी तरफ आता है cos थीटा वाला कंपोनेंट। जैसे इसका b है मैग्नीट्यूड, इस तरफ आएगा b cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर आएगा b sin थीटा। दैट मींस ये वाली लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक, सर इसकी वैल्यू कितनी है सर, ये है b sin थीटा। बस अगर आपको इतना आ गया बस ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, समझ आ गया। तो इतना जो है पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर जो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए पहले आप इतना नोट। हाँ, तो आई होप जो है आप लोगों ने इतना जो है नोट कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर जो है छोटा सा ट्रायंगल नया बनाऊंगा सो दैट जिससे हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। ओवरऑल जो है या मैं इसी ट्रायंगल में भी आपको समझा सकता हूं। तो अगर मैं, क्या ये आपको एक राइट एंगुलर ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको ये राइट एंगुलर ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ सर ये हमको एक राइट एंगुलर ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर ये आपको राइट एंगुलर ट्रायंगल दिख रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाई पी जी टी, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैं लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, सी। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर, दैट मींस सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर बेस कितना है, सर बेस ये सारी चीज है, बेस कितनी है सर, a प्लस बी कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक a, फिर यहां से यहां तक b cos थीटा। दैट मींस ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी सर, ये जो पूरी डिस्टेंस होगी सर ये होगी a प्लस बी cos थीटा, दैट मींस बेस का स्क्वायर। बेस के बदले में क्या लिखूंगा सर, आप लिख लीजिए a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस सर परपेंडिकुलर कितना है, b sin थीटा, तो लिख लीजिए सर b sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या आपको इतना जो है समझ आ रहा होगा, आई होप आपको इतना क्लियरली समझ आ रहा है। तो मैं क्या इधर से लिख सकता हूं, सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा सर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा सर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी का बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस में आएगा सर 2, ए के बदले सर आएगा ए, बी के बदले सर आएगा बी कॉस थीटा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। प्लस प्लस क्या आएगा सर? ये क्या है सर? ये है बी, ये है पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मतलब सर ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? हाँ सर। तो देखिए सर आप लिख लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे सर यहां पर है हमारे पास ए स्क्वायर, क्या है? ए स्क्वायर प्लस आप क्या कर लीजिए सर इसके साथ भी बी स्क्वायर है, इसके साथ भी बी स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर दीजिए एक साथ लिखिए, बी स्क्वायर इनमें से कॉमन निकालिए। बी स्क्वायर जब मैंने कॉमन निकाला इसको क्या बचेगा अंदर सर? इसको बचेगा cos स्क्वायर थीटा। सर इसको क्या बचेगा सर? इसको बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बच गया सर? और हमारे पास बच गया सर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? हाँ सर। तो सर मैं क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर इक्वल टू सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा ये क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये होता है 1, तो अगर ये 1 हो गया दैट मींस बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया बी स्क्वायर, प्लस में बच गया सर 2ab cos थीटा। क्लियर है इतना? तो यहां से जो स्क्वायर है वो उस तरफ क्या हो जाएगा? रूट, दैट मींस मेरा जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा अंडर रूट, ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया प्लस बी स्क्वायर, प्लस में आ गया 2ab cos थीटा। और यही जो है मेरे पास रिजल्टेंट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया कैसे हमने जो इसको सॉल्व किया? बहुत आसान तरीके से जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बता दी और बहुत आराम से आप ये बोर्ड में लिख के आओगे तो पूरे के पूरे नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन बोर्ड को आप साइड में छोड़िए, फिलहाल आप समझिए हमने कैसे इसको सॉल्व किया। इससे आपकी जो है एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, सो दैट आप जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेंस और नीट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इतना आपको जो है समझ आ गया होगा। तो सर यहां तक जो है मुझे समझ आ रहा है सर आपने जो है रिजल्टेंट यानी कि सी को रिजल्टेंट बोला है सर, उसका वैल्यू आपने जो है डिराइव कर लिया है। और सर वो क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि दो वेक्टर अगर आपके पास है ए और बी, तो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है उस वो कॉस में यहां पे पुट कर दिए तो आपको जो है रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो आराम से मिल जाएगी। क्या इतना क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे हम जो है रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते? सर ये एंगल कैसे निकालिए? सर ये एंगल कैसे निकालिए? अरे ये तो बच्चों की खेल, ये एंगल निकालना अब बच्चों का खेल हो जाएगा। पहले मैं देखता हूं क्या इतना इसमें दिख रहा है। तो हाँ, अभी जो है हमें जगह जो है बाहर यहां पे दिख रही है, तो मैं इसको लिखूंगा सर जो हमारे पास क्या है? tan अल्फा है। सर क्या है? tan अल्फा। तो tan अल्फा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, पूरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देख लो, b sin थीटा। दैट मींस मैं लिख सकता हूं b sin थीटा डिवाइड बाय बेस कितनी है सर? a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो सर ये जो है यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं। बाद में मैं क्या कर सकता हूं? मैं अल्फा को उस तरफ लेके tan इनवर्स a अपॉन b cos b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर भी लिख सकता हूं। क्या आपको इतनी चीज भी समझ आ गई? लेकिन ध्यान देखना यहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर जो है a b और c है ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये हमेशा क्या होते? पॉजिटिव होते। याद रखना a b and c, a b and c are always positive, ये हमेशा क्या होते? पॉजिटिव होते। सर ये क्यों पॉजिटिव होते? क्योंकि a क्या मैंने कहा, ये a का मैग्नीट्यूड होता है, ये इस वेक्टर की लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। b क्या होता है? मैंने कहा ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस b वेक्टर की लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। सर c क्या मैंने बोला? c बोला इस c जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, दैट मींस c जो है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस c वेक्टर की लेंथ, लेंथ हमेशा क्या होती है सर? पॉजिटिव होती है। बिकॉज a b and c are lengths, क्योंकि ये लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सर ये tan अल्फा क्या है?
सर ये जो एंगल है, सर ये एंगल किसका है? सर ये एंगल किसने बनाया? रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ। शाबाश। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर जो है पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं जो है दूसरे स्लाइड पे जो है, या सॉरी दूसरी बार लिख के जो है आपको बाकी चीजें समझाता हूं। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। या चलिए अब मैं इसको यहां पर ही लिखता हूं दूसरे पेन से। यहां पर जो है अल्फा है, ठीक है, अल्फा क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं अल्फा इज द, शाबाश, इज द एंगल मेड बाय, शाबाश, एंगल मेड बाय, किसने एंगल बनाया है? रिजल्टेंट ने, यानी कि सी वेक्टर। अल्फा इज द एंगल मेड बाय सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट विथ किसके साथ बनाया है? ध्यान से लिखना, किसके साथ बनाया? ए वेक्टर के साथ, विथ ए वेक्टर। और ए वेक्टर जनरली हमारे पास क्या होता है? सर ये होता है हमारे पास स्मॉलर वेक्टर। ये हमारे पास क्या होता है? स्मॉलर वेक्टर होता है। काफी बार जो है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, या तो इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या इतना क्लियर है? आई होप जो है इतना आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। पूरा डेरिवेशन जो है मैंने आपको अच्छे से करवाया है, आप इसको एक बार जो है देख लीजिए, तो फिर जो हम आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए, अब जो हम क्या सीखा अभी तक हमने अब जो है इन दी एंड हम क्या बोल सकते हैं, हमने ये सीखा है अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक वेक्टर होता है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए होता है, ठीक है सर। और सर अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा वेक्टर होता है जिसको हमने नाम दिया है बी वेक्टर, तो सर रिजल्टेंट कुछ इनका इस तरीके से होता है, जो पहले वेक्टर की टेल से मिलके दूसरे वेक्टर की हेड से अपना हेड मिलाता है। तो सर इसको हमने क्या बोला? सी वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल से? देखिए दोनों की टेल में रहे ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दैट मींस सी वेक्टर किसके बराबर आएगा? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आएगा। क्या इतना क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा है? आई होप इतना तो समझ आ जाना चाहिए। और सर ये क्या है? सर यहाँ पर ये एंगल क्या है? सर थीटा है। ये है सर इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, किनके बीच में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। और इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया था। क्या आपको पहले जो है इतनी चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई है? ये हमने जो है पहली चीज अभी तक जो है सीख ली है। इसके बाद जो है अब हमने क्या, कभी कभी वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछता है। वो आपको पूछ सकता है, आप मुझे बताइए रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब भी वो आपसे पूछेगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? सर ये है हमारे पास सी वेक्टर के बराबर। कभी कभी वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है एडिशन ऑफ, क्या पूछ सकता है? एडिशन ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे जो है टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एडिशन ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर वो एडिशन पूछे या रिजल्टेंट पूछे, दोनों का एक ही मतलब होता है। दैट मीन इसका भी क्या मैं लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सर वो हमारे पास किसके बराबर होती है? सी वेक्टर के बराबर होती है। आई होप जो है इतनी चीज भी आपको जो है ये वाला डब्बा भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है इतना? ठीक है सर, इतनी चीज आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते सर। इसके बाद जो है हमने देखा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर मैं अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखता हूं। रिजल्टेंट हमने यहाँ पे सी को माना है, तो सर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है सर वो क्या होता है? सर आपने वो सिखाया, वो होता है सर अंडर रूट। सर ए वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है सर उसका स्क्वायर, प्लस में 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। सर थीटा क्या होता है? वियर, आप लिख दीजिए वियर। थीटा इज द एंगल बिटवीन, वियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, शाबाश, किसके बीच में? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्लियर होना चाहिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब आपको इस फॉर्मूला की सारी चीजें पता होगी तभी जो है आप जो है सवाल कर सकते हो। तो जो है ये डब्बा भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है सर, इसके बाद हमने सीखा था सर जो आपके पास tan अल्फा सर होता है वो आपने लिखाया था b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस
थीटा, ये जो है आपको अगर ये ट्राइंगल पूरा अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये बी है तो सर इतना टर्म हो जाएगा बी कॉस थीटा, सर ये टर्म हो जाएगा सर बी साइन थीटा। तो आप डायरेक्टली जो है सारी चीजें यहां से लिख सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बेस है a प्लस बी कॉस थीटा। तो ठीक है सर, ये समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय, अल्फा इज द एंगल मेड बाय, शाबाश किसने बनाया है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, शाबाश रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास क्या है यहाँ पे सी वेक्टर, किसके साथ, विथ स्मॉलर वेक्टर, विथ स्मॉलर वेक्टर, विथ स्मॉलर वेक्टर, विथ स्मॉलर वेक्टर, और स्मॉलर वेक्टर जो है हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दैट मींस ये चीज भी जो है आपको क्लियर हो गई है। दैट मींस जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी वो सारी चीजें जो है मैंने इन बादलों में जो है समा दी है। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर जो हम आगे चलते हैं कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ तो चलिए अब जो हम ये चीज डिस्कस करते हैं, इसी के साथ जो है लाइट भी चली गई। पहले मैं एक बात देखता हूं, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, हाँ अभी तो ये दिखाई दे रहा है। दैट मींस हम इस पार्ट को जो है डिस्कस कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत जो है इसका यूज होगा क्वेश्चंस में। वो आपसे क्या बोलेगा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर। याद रखना, अगर आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। दैट मींस ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दैट मींस ये अगर मेरे पास क्या है, मैं इसको ए वेक्टर मानता हूं, तो वो कह रहा है जो इनका रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस चलिए मैं इसको अगर आर वेक्टर लिखूंगा तो आर वेक्टर क्या होगा सर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो सर ये तभी बन पाएगा, दैट मींस जब बी वेक्टर कैसे होगा सर, ऐसे होगा, क्योंकि तभी जो है इसका हेड और इसका हेड मिलेगा तो ही ये रिजल्टेंट बन पाएगा, जब इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के ऊपर होगी और इसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर होगा। तो सर दैट मींस ये हमारे पास बी वेक्टर होगा। दैट मींस अगर आपको ये डायग्राम बनानी आ गई, दैट मींस आप जो है सवाल को आप चुटकियों में जो है सॉल्व कर सकते हो। आप यहां पर क्या लिख सकते हो, ये मेरे पास रिजल्टेंट है, तो सर मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट बराबर, तो यहां पे देखिए दो वेक्टर्स की टेल मिल रही है, इधर से जाऊंगा दोनों के हेड मिल रहे हैं, दैट मींस गलत रास्ता है। सही रास्ता क्या है, इधर से जाना पड़ेगा। दैट मींस सर ये होगा बराबर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के बराबर होगा। दैट मींस यहां से जो है ये चीज मुझे क्लियरली समझ आ गई, और ये बादल जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है सवाल बहुत बार पूछे जाते। जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें मैं तब याद दिलवाऊंगा और एक बार फिर से रिकैप करवाऊंगा। लेकिन फिर से मैं एक बार अभी रिकैप करवाता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जिस पहले वो वेक्टर बनाइए जिसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर मेरा रिजल्टेंट है, ए वेक्टर बनाया उसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट बनाया, फिर इसको मिला के जो है आप दूसरा वेक्टर बनाइए, आपका डायग्राम बन गया बस। फिर उसके बाद क्वेश्चन में उतना दम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी लाइट भी चली गई है, तो फिर हम जो है इस लेक्चर को भी यहां तक ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है बहुत सारे सवाल अलग अलग टाइप के, अलग अलग पैटर्न के जो है सवाल उसको डिस्कस करके ले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक क्या करिए, आप इसको नोट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।